आइए बच्चों, आज हम छंद की परिभाषा याद करेंगे और उसके प्रकार। छंद का जो अर्थ होता है वो होता है बंधन युक्त रचना, मतलब जिसमें बंधन हो, मात्रा का बंधन हो या वर्णों का बंधन हो, उसे हम छंद कहेंगे। तो छंद की परिभाषा क्या होगी? कविता की स्वाभाविक गति का नियमबद्ध रूप छंद कहलाता है। जो कविता होती है उसको नियमबद्ध करके लिखी जाती है तो वह छंद कहलाता है। छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होती है। वर्णों को गिन के या फिर मात्राओं को गिन के जो छंद बनाए जा सकते हैं वो छंद के प्रकार में आते हैं। और इस तरह से ये छंद की परिभाषा हुई। अब छंद के अंग होते हैं 6 जो छंद में उपयोग किए जाते हैं। एक तो वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा चरण, चौथा यति, पांचवा गति और छठा तुक। छंद के ये 6 अंग हैं। पहला है वर्ण। तो छंद में वर्ण से अभिप्राय है स्वरों से है। स्वर मतलब अ से अह तक, है ना। व्यंजन क से ग तक होते हैं तो वो वर्ण में नहीं गिनेंगे, उसको सिर्फ स्वरों को गिनेंगे। तो उसमें भी एक मात्रिक जो होते हैं वो है अ, ई, उ, री। और जो द्विमात्रिक होते हैं वो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये द्विमात्रिक वर्ण हैं। इस प्रकार से हमें इनको गिनते हैं। और अब हम मात्रा के बारे में जानेंगे। मात्रा जो वर्ण बोलने में समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है मात्राएं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व किसे बोलेंगे? जो लघु होगी उसे ह्रस्व बोलेंगे और उसे एक खड़ी रेखा से दर्शाते हैं या अंग्रेजी के आई से। और जो दीर्घ होता है उसे हम गुरु भी कहते हैं और उसे हम अंग्रेजी के एस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमने मात्रा और वर्ण सीख लिए हैं। उसके बाद है पद। पद जो होते हैं, जैसे हमने एक दोहा पढ़ा तो उसमें बीच में एक कॉमा लगा होता है तो उसमें 4 चरण होते हैं या 4 पद होते हैं। पद या चरण कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें जब भी हम दोहा पढ़ते हैं तो 4 चरण होते हैं उसमें, तो उनकी मात्राएं चरणों के आधार पर गिनी जाती है और उनकी जो पंक्तियां होती है वो पद या चरण कहलाती है। उसमें जो कॉमा लगा होता है उसके बाद। अब हम करेंगे यति। यति का मतलब होता है किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ रुकते हैं या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गे आए, मतलब यहाँ पे कॉमा जहाँ जहाँ लगा है वो विराम लिया है हमने, रुके हम पढ़ते पढ़ते, तो वो यति कहलाता है। चौथा है गति। गति का अर्थ होता है छंद में लय का प्रवाह। जैसे हम कोई गाए या पढ़े तो उसका जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? गति। जिसका अनुभव पढ़ते समय पाठक को होता है, ये गति कहलाती है। और उसके बाद है तुक। तुक का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति। जब एक ही वर्ण बार बार आता है कविता के अंत में तो वो क्या कहलाता है? तुक। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। फिर है गण। वार्णिक छंदों की गणना गण के अनुसार की जाती है। तीनों वर्णों के एक गण होता है। जैसे य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण, स गण। इस तरह से 8 गण होते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है छंद में? 8। अब हम करेंगे छंद के प्रकार। छंद 4 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, और तीसरा है वार्णिक वृत्त और चौथा मुक्त छंद। तो पहला है वार्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे सवैया। और मात्रिक छंद जो होता है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, हरिगीतिका। तीसरा है वार्णिक वृत्त। छंदों में मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार जो गणना होती है तो वह वार्णिक वृत्त कहलाता है। और इसके बाद है मुक्त छंद। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान से मुक्त छंद की विशेषता होती है। इसमें कोई नियम नहीं होता है, इसलिए यह मुक्त छंद कहलाता है। अब छंद का काव्य में क्या महत्व है? छंदबद्ध रचना में स्थायित्व होता है। छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है।
छंद युक्त रचना सरस होती है, इसमें रसों का समावेश होता है। छंद युक्त रचना हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत करती है। इस तरह से हमने छंद और उसके प्रकार और उसके अंग, इसके बारे में जाना। इसे अच्छे से याद करिए। इससे छोटे छोटे लघु प्रश्न उत्तर में इसके प्रश्न बनकर आते हैं, परिभाषाएं आती है। और अच्छे से पढ़ें, याद करें, खुश रहें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।